दोस्तों, अंबर और जिया में प्यार हुआ, धमकियां मिली, कानून भी था, पुलिस भी थी, लेकिन फिर भी वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सुष्मिता देवी अपने बेटे की ख्वाहिश को देखते हुए खुद ही शादी करवाती है और जिया को अपने बहू के रूप में स्वीकार करती है। लेकिन पहले ही दिन एक गोली चलती है और कमरे में दुल्हन की लाश मिलती है। आखिर कौन था कातिल? किसने किया था जिया का कत्ल? एक उलझी हुई कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। टाइटल है पाप की परछाई और उसका ये दूसरा एपिसोड है। अगर पहला एपिसोड आपने नहीं देखा तो पहले पाप की परछाई का पहला एपिसोड देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपने देख लिया है तो चलिए दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। अंबर और सुष्मिता देवी हॉस्पिटल से निकलते वक्त उन्हें इस बात का एहसास है कि जिया दुल्हन बनी सुहाग से पे इंतजार कर रही होगी, अकेली बैठी होगी। वो नंदा को कहते हैं कि जाकर जिया से कह दो कि हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। नंदा जिया के कमरे की ओर बढ़ती है और तभी गोली चलने की आवाज आती है। ठीक 8 बज रहे थे, गोली चलने की आवाज आती है। नंदा भाग भाग कर जिया के कमरे में जाती है और देखती है कि जिया को गोली मार दी गई है। उसके माथे पर गोली लगी है, खिड़की खुली हुई है, बारिश का मौसम है, बारिश का पानी भी अंदर आया हुआ है। वो चीखते हुए वहां से भागती है। वो अंबर को बताती है। अंबर फोन करके पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत भाटी को बताता है। प्रशांत भाटी इंस्पेक्टर प्रशांत भाटी अपनी पूरी टीम के साथ घर पर पहुंचते हैं और छानबीन शुरू करते हैं। वह देखकर हैरान है कि आज उनके सामने ही जिस जिया और अंबर की शादी हुई है, उसी जिया की, उसी दुल्हन की लाश सामने पड़ी है। सवाल यह है कि किसने मारा है जिया को? प्रसाद भाटी लाश का निरीक्षण कर रहे हैं। देखते हैं कि लाश नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। देखकर ऐसा लगता है कि वो पहले अपने बेड पर बैठी होगी, सुहाग सेज पर बैठी होगी और किसी को देखकर चौंकी होगी, उठकर खड़ी हो गई होगी और तभी किसी ने उसके माथे पर गोली मार दी है। बारिश अब थम चुकी है, लेकिन बारिश का बहुत सारा पानी अंदर आ चुका है और जिया के सिर से बहता हुआ खून और पानी दोनों कमरे में मिक्स हुआ पड़ा है फर्श पर। इंस्पेक्टर प्रशांत राठी तुरंत फॉरेंसिक और वीडियोग्राफी वालों को फोन करते हैं। वो टीम भी आ जाती है और छानबीन शुरू होती है। तब तक हॉस्पिटल से अंबर और सुष्मिता दोनों आ जाते हैं। अंबर फूट फूट कर रो रहा है और वो साफ साफ कहता है कि इस कत्ल के पीछे किसी और का नहीं, चौधरी महेंद्र सिंह का हाथ है, क्योंकि वो हरगिज नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। हमारे प्यार की जीत हुई है, हमने शादी कर ली और इसी गुस्से में उन्होंने ही ये कत्ल किया है या करवाया है। इंस्पेक्टर वहां छानबीन कर रहा है अच्छे से, उसकी टीम काम कर रही है। वह नंदा का भी बयान लेता है। नंदा बताती है कि 8 बज रहे थे जब मैं किचन में काम कर रही थी और अंबर साहब का फोन आया। फिर मैं बताने के लिए जाने लगी, तब तक गोली की आवाज आई और पहुंचकर देखा तो उन्हें गोली लगी हुई थी। वो नीचे गिर चुकी थी और खिड़की खुली हुई थी। तो कहता है खिड़की पर किसी को देखा? बोलती है नहीं। इंस्पेक्टर समझ जाता है गोली मारने वाले ने खिड़की से जंप किया होगा और भाग गया होगा। इंस्पेक्टर खिड़की से सर निकालकर बाहर देखता है। खिड़की के बाहर एक पतली सी गली है जिसमें कीचड़ और पानी भरा हुआ है और वो देखता है कि उसमें कुछ कदमों के निशान दिखाई दे रहे हैं। वह फुटप्रिंट एक्सपर्ट को कहता है कि सारे निशान बड़ी सावधानी से लेना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब इंस्पेक्टर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और उसके बाद घर के पीछे वाले रास्ते पर भी आकर देखता है, जो उसी गली से आकर बाहर निकलता है। वहां पीछे कुछ बंगले बने हुए हैं जिनके आगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर हवलदार को आदेश देता है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन सबके फुटेज हासिल करो। उस फुटेज से हमें पता लग सकता है कि घर के पीछे के रास्ते से अंदर कौन आया और बाहर कौन गया। इंस्पेक्टर सबसे पहले चौधरी महेंद्र सिंह से मिलने पहुंचता है। चौधरी महेंद्र सिंह से उसकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह फोन पर उसे बताते हैं कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैंने कत्ल किया है, क्योंकि अगर मैंने कत्ल किया होता तो डंके की चोट पर पुलिस स्टेशन में आके खुद को सरेंडर कर देता कि मैंने मारा है अपनी भांजी को अपनी इज्जत के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। आप कातिल को ढूंढिए, कातिल कौन है। अब इंस्पेक्टर को लगता है कि महेंद्र सिंह चौधरी की बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, तो फिर कातिल कौन है। इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अब वो फुटेज देखना शुरू करता है। फुटेज देखकर हैरान होता है कि घर के पीछे शाम को 6 बजे से ही एक युवक खड़ा है।
जो बारिश में भीग रहा है लेकिन वैसे ही पेड़ के नीचे मायूस और दीवानापन में खड़ा है, वह उसी घर की तरफ देख रहा है। इंस्पेक्टर हैरान होता है, तुरंत फोन करके अंबर को बुलाता है और कहता है कि ये लड़का कौन है। और अंबर बताता है कि ये राहुल है, जिसके साथ जिया पहले प्यार करती थी, जिसके साथ ब्रेकअप हुआ था। उस ब्रेकअप की वजह से राहुल बहुत गुस्से में था। तो हो सकता है कि कहीं गुस्से में राहुल ने ही जिया का कत्ल तो नहीं कर दिया। अब इंस्पेक्टर राहुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, राहुल के बारे में पता करता है, उसके घर पहुंचता है। उसके घर में उसकी बहन नेहा मिलती है। नेहा भी उसी कॉलेज में है और सब एक दूसरे को जानते हैं। अंबर की शादी के बाद शाम को वो भी अंबर से मिलने आई थी, उसने बधाइयां दी थी। लेकिन इस वक्त जब इंस्पेक्टर बात करता है, बताता है कि जिया का कत्ल हो चुका है, तो वो हैरान होते हुए कहती है कि जिया के साथ तो यही होना था, क्या कसूर था मेरे भाई का, पागलों की तरह प्यार करता था उससे और उससे जिया ने ब्रेकअप कर लिया, तो अंबर से शादी कर ली क्योंकि अंबर एक बड़ी माँ का, एक सम्मानित माँ का बेटा है। उसकी माँ समाज सेविका है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सिर्फ इसलिए। जिया जैसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। इंस्पेक्टर राहुल के बारे में पूछता है कि राहुल कहाँ है, और वो कहती है कि राहुल तो घर लौटा ही नहीं। अब राहुल कहाँ है ये पता नहीं है। इंस्पेक्टर राहुल का पता लगाने की कोशिश शुरू करता है। अगला दिन भी गुजर जाता है, रात गुजर जाती है और सुबह अचानक पुलिस के पास फोन आता है कि कॉलेज के पीछे कोई पुलिया है जहां पे किसी की लाश पड़ी है। पुलिस वहां पहुंचती है, इंस्पेक्टर भाटी वहां पहुंचते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो राहुल की लाश है। राहुल को भी सीने में गोली मारी गई है। प्रसाद भाटी को यह अंदाजा होता है कि राहुल का कातिल भी शायद वही है जिसने जिया का कत्ल किया है, क्योंकि जिया को भी गोली मारी गई है, इसे भी गोली मारी गई है और संभवतः उसी पिस्तौल से गोली मारी गई है। डॉक्टर हवलदार को वहां भी सारे सीसीटीवी फुटेज निकालने के आदेश देता है, लेकिन आसपास कुछ है नहीं, एक सुनसान जगह है, पुलिया है, कुछ ही दूरी पर वही कॉलेज है जहां ये लोग पढ़ते थे। इंस्पेक्टर कॉलेज के फुटेज निकालने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर अब अपनी टीम के साथ फिर से डिस्कस करना शुरू करता है और फुटप्रिंट एक्सपर्ट प्रशांत को बताता है कि आ, उस जगह पे एक नहीं दो फुटप्रिंट मिले हैं। एक है 9 नंबर का फुटप्रिंट और दूसरा है 8 नंबर का फुटप्रिंट। 8 नंबर का फुटप्रिंट जो बाहर की तरफ से, सामने की तरफ से आया है और वहां लड़की के खिड़की के पास रुका है और बाहर की तरफ बढ़ गया है। ये 8 नंबर के फुटप्रिंट है और ऐसा लग रहा है कि वो फुटप्रिंट, वो जूते, 8 नंबर के जूते किसी ने जबरदस्ती पहन रखे हो, क्योंकि वो इस तरह से घिसट कर चल रहा है जैसे वो जूता निकल सकता हो। देख के, वो फुटप्रिंट ने देख के मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पैर छोटे थे, जूते ढीले थे, जिसकी वजह से घसीट कर चलना पड़ रहा था। इंस्पेक्टर हैरान होता है कि यानी कि कोई जानबूझकर 8 नंबर के जूते पहनकर छोटे पैर वाला इस रास्ते से गुजरा है। बोले बिल्कुल, ये शायद सबूत क्रिएट करने की कोशिश की गई है या दिखाने की कोशिश की गई है कि कातिल 8 नंबर के जूते पहनता है, जबकि सच ये नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है कि सबसे बड़ी बात एक और भी है। अगर राहुल ने जिया को गोली मारी होती तो वो खिड़की के पास आकर खिड़की के पास से ही गोली मार सकता था। उसे अंदर जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जिया को बिल्कुल करीब से गोली मारी गई है। तो राहुल के अंदर जाने का तो कोई मतलब समझ में नहीं आता। अगर वो गुस्से में था और जिया को मार देना चाहता था गुस्से की वजह से, तो वो खिड़की के पास से ही गोली मार सकता था, जबकि गोली जिया को बिल्कुल करीब से माथे पर सटाकर मारी गई है। अब इंस्पेक्टर ये सुनकर और हैरान होता है कि आखिर ये सारा माजरा है क्या। इंस्पेक्टर छानबीन में अब फिर से एक बार पीछे वाले सारे फुटेज चेक करना शुरू करता है, जिसमें वो 8 नंबर वाला साया गली से निकलता है। उसने, बारिश हो रही है, छतरी लिया हुआ है और छतरी की वजह से उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरों में नहीं आ पाता, तो उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन वो गुजरते हुए दिख रहा है और राहुल उसे देख रहा है जाते हुए। यानी राहुल ने चेहरा देखा था, लेकिन सच बताने से पहले ही राहुल का भी कत्ल हो गया। तो आखिर वो साया कौन था। अब इंस्पेक्टर वहां पे सीन क्रिएट करता है, एक नया तरीका लगाता है उस साया के बारे में और अच्छी तरह जाना जा सके। उसी सीसीटीवी कैमरे के सामने वो अपने 2 महिला कांस्टेबल्स को छतरी लेकर गुजरने के लिए कहता है। एक महिला कांस्टेबल की
लंबाई है 5 फीट 3 इंच, वो वहां से छतरी लेकर वैसे ही गुजरती है और सीसीटीवी में वैसे ही रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक उसी तरह एक दूसरी महिला कांस्टेबल को वहां से गुजरने के लिए कहता है, वो भी छतरी लेकर गुजरती है जिसकी लंबाई है 5 फीट 6 इंच। दोनों महिला कांस्टेबल वहां से गुजरती हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर प्रशांत भाटी दोनों फुटेज को एक साथ कंप्यूटर मॉनिटर पर प्ले करके देखता है। दोनों को मैच किया जा रहा है और आखिर दोनों फुटेज मैच हो जाते हैं। पहले जो महिला कांस्टेबल गुजरी थी छतरी लेकर, उसकी छतरी के साथ, उसकी ऊंचाई के साथ इस साये की ऊंचाई मैच हो जाती है। मतलब ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो साया था उसकी ऊंचाई 5 फीट 3 इंच ही थी। इंस्पेक्टर सोचता है कि 5 फीट 3 इंच तो महिलाओं की लंबाई होती है, क्योंकि यहां जितने पात्र हैं पुरुष पात्र, उनकी लंबाई 5.5 पौने 6 फीट है। तो फिर क्या ये कत्ल किसी महिला ने किया है? लेकिन महिला कौन? घर में तो सिर्फ सुष्मिता देवी है, नंदा है, या फिर वो राहुल की बहन नेहा जो उस वक्त अंबर से मिलने आई थी। आखिर कातिल है कौन? और तभी हवलदार आकर बताता है कि वो कॉलेज से फुटेज निकाल कर लाया है। अब इंस्पेक्टर कॉलेज के फुटेज देखना शुरू करता है। कॉलेज के आगे पीछे हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो फुटेज देखना शुरू करता है और देखकर चौंकता है कि कॉलेज के बाहर एक कैब में सुष्मिता देवी आकर बैठ रही हैं और कैब वहां से निकलती है। और ये समय वही है जिस वक्त तकरीबन राहुल का कत्ल हुआ होगा। कत्ल के थोड़ी देर बाद का ये फुटेज माना जा सकता है। और इंस्पेक्टर देखकर चौंकता है कि सुष्मिता देवी वहां कॉलेज में कैसे, किस लिए, और वो भी राहुल के कत्ल के बाद। वहां कोई और नहीं है, सुष्मिता देवी है। तो क्या सुष्मिता देवी ने राहुल को मारा है? क्या जिया के कत्ल के पीछे भी सुष्मिता देवी का हाथ है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर हैरान है। तो दोस्तों, क्या थी ये कहानी? क्या थी सच्चाई? सच्चाई वो थी जो आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल आ रहे होंगे और इन सारे सवालों का जवाब अगले एपिसोड में, जो होगा हमारा पाप की परछाई का तीसरा एपिसोड और अंतिम एपिसोड, उस एपिसोड में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपने कोई अंदाजा लगाया हुआ था या लगाया हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। पाप की परछाई का तीसरा एपिसोड जो होगा अंतिम एपिसोड, और उसमें सारे रहस्यों का खुलासा होगा और ऐसे रहस्य खुलेंगे कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।